मैं ठहरा रहा पार्ट 2 मगहिशी। दुरे कमरे में सोफ़ा कम बेड पर नींद दराज़ हुई बैठी वो मुसलसल हिचकियाँ भर रही थी। जभी वो बेचैनी से इसे पुकारता हुआ कमरे में दाखिल हुआ था। दुरे मेरी जान, यहाँ देखो मेरी तरफ। आंसुओं से तर चेहरे का रूप अपनी जानिब मोड़ता वो शिद्दत से बोला था, जो इससे नजरें चुराती आंखें मीच गई थी। बिल्ली को देखकर कबूतर की आंखें बंद करने से खतरा टल नहीं जाता। इसके साथ ही जगह बनाकर बैठता वो सख्त लहजे में बोला था, जिसने जरा सी देर में रो रो कर आंखें सुजा ली थी। और मैं इस खतरे से आंखें नहीं मिलाना चाहती। वो एकदम आंखें वाह करती शिद्दत इस बात में गुस्से से बोली थी, मगर तुम मेरे साथ इस तरह नहीं कर सकती यार। प्लीज यकीन रखो मुझ पर। इसका नम सा चेहरा हाथों के प्याले में भरता वो मोहब्बत से लबरेज लहजे में बोला। दुरे शहवान ने खाली निगाहों से इसकी आंखों से झलकती मोहब्बत को देखा था। मगर वो झूठ क्यों बोला मुझसे? नागवारी से अपने चेहरे पर दरे हाथ झटकती वो नाराज़गियाँ सवालिया हुई। तुम जानती हो कि तुम्हारी तरफ से इनकार के बाद मैं शादी कर चुका था। ताबिश के लहजे में शिकवा था। हाँ जानती हूँ, मगर तुमने कभी नहीं बताया कि तो तुम्हारी बेटियां भी हैं। वो गुस्से से चूर लहजे में बोलती रो दी थी। यार दुरे मेरी जान, बात को समझो। जब शादी का दिन था तो मेरी बच्चियों से क्या मसला है तुम्हें? सबसे आंखें बंद करके खोलता वो परेशान दिखाई, जिसकी आंखें और नाक रोने की शिद्दत से गुलाबी हो गई थी। तुमने झूठ क्यों बोला मुझसे? अगर तुम पहले से शादीशुदा थे, तुम्हारी 2 बेटियां भी थीं, तो कम से कम तुम पहले मुझे एतमाद में लेकर बता सकते थे। मगर तुमने ऐसा नहीं किया। काली गहरी सी आंखों में शिकवे लिए वो रुंधी सी आवाज में बोली थी, बस इतनी सी बात है। वो एक बार फिर इसका चेहरा थाम कर नरमी से बोला, ये इतनी सी बात नहीं है ताबिश। जानते भी हो तुम्हारे इस झूठ से मुझे कितनी तकलीफ पहुंची है। अपना आप छुड़वाती वो झटके से उठकर फासले पर गई थी। वही तो पूछ रहा हूँ, आखिर इसमें ऐसी क्या अचंभा खैज बात है कि तुम इस कदर खफा हो रही हो? खुद को कंपोज करता वो भी उठकर नजदीक आया था। तुम नहीं जानते। वो रुख फेर कर तंजिया फनकारी, नहीं तुम बताओ तो ही जानूंगा ना मैं, कि मेरी बेटियों से क्या मसला पेश आ गया है तुम्हें, जबकि तुम मेरी पहली शादी से अच्छी तरह वाकिफ हो। इस बार वो भी सख्त लहजे में बोलता, आंखों में सर्द मेहरी लिए नजदीक आया। क्या तुम मुझे मेरी बच्चियों समेत नहीं अपना सकती दुरे? इसके लहजे में टूटे कांच की सी चुभन थी। वो इस औरत की औलाद है ताबी, न जाने कैसे मगर लबों से शिकवा फिसल गया था। तो क्या औलाद सिर्फ वही होती है जिसे पैदा किया जाए? मेरी मोहब्बत, मेरी औलाद तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। क्या तुम अपने ताबी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? इन बच्चियों का माँ को प्यार नहीं दे सकती दुरे? ताबिश को इसके लफ्ज़ों ने रंज पहुँचाया था। दुरेशवान ने खफ़ा सी निगाह उठाकर सामने शानदार खड़े शख्स को देखा था, जो इसके टाइट टी-शर्ट और पैंट में मलबूस अपनी सहरंगेज़ शख्सियत के बायस इसके हवासों पर सवार हुआ था। चेहरे पर संजीदगी फैली पड़ी थी, मर्दाना वजाहत में मज़ीद चार चाँद लगा रही थी। मुझे इन बच्चियों से कोई मसला नहीं है ताबिश। जब तुम मुझे मेरी ज़ात के हर ऐब समेत कबूल कर सकते हो, तो मैं भी इतनी कमज़ोर हरगिज़ नहीं हूँ कि तुम्हारी औलाद को माँ का प्यार ना दे सकूँ। मगर यहाँ सारा मसला तुम्हारे झूठ का है। तुमने ऐन वक़्त तक मेरे साथ गैर-इत्तेआनी से काम लिया है। हाथ की पूँछ से बेदर्दी से गाल पर बहते आँसुओं को खुश्क करती लहजे में नाराज़गी सा मुँह कर बोली थी, झूठ नहीं बोलना चाहता था तुमसे, मगर तुम जो किसी सूरत मेरी बात मानने को राज़ी नहीं हो रही थी, तो मैंने सिर्फ़ इस खदशे के तहत तुम्हें नहीं बताया। मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करता वो 2 कदम चलकर नज़दीक आता, मोहब्बत से बोला, जिसने नाराज़ नज़रों से इसे देखा था जबकि ताबिश को वो रॉयल ब्लू कलर के सूट में खफा-खफा सी गुलाबी पट्टी नाक और रोई-रोई सूरत लिए हसीन लग रही थी। और ये क्या बात कही तुमने? आखिर कौन-सा ऐब है तुम में, हाँ? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी अपनी ज़ात के मुतालिक ऐसी फ़ज़ूलगोई करने की? नरमी से बोलता वो बेसाख्ता ही हाथ से खींचकर फासला मिटाता गुस्से से बोला, ताबिश। वो इस अचानक इब्तिदा पर लरज़ कर रह गई थी। क्या ताबिश, हाँ, तुम ये बताओ कि तुमने ऐसी फ़ज़ूल किस्म की बकवास भी कैसे की? इसकी आँखों में जुनूनियत वाज़ेह थी। तुम मुझसे झूठ बोल लो, हर बार मुझे धोखे में रखकर सारे काम कर लो और मैं तुमसे नाराज़ भी ना हूँ। इसके सीने पर हाथ रखकर खुद से दूर करती, गुस्से से बोली तो मुकाबिल ने घूर कर मुस्कुराहट झपकी। अच्छा, इस झूठ के अलावा और क्या झूठ बोला है मैंने तुमसे, हाँ? शरारत से आगे बढ़कर इसके गिर्द हिसार बनाता वो आइब्रो उठाकर बोला, जो चुभती हुई निगाहों से इसे घूर कर रह गई थी। ज़्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं है, मैं नाराज़ हूँ तुमसे और जब तक नहीं मानूँगी, जब तक मेरा दिल नहीं चाहेगा। अब तुम मेरी इजाज़त के बगैर करके दिखाओ कुछ। बेसाख्ता ही पीछे धकेल कर कमर पे हाथ रखती मसनूई गुस्से से बोली, जिसने दोनों हाथ हवा में उठाकर डरने की एक्टिंग की थी।
ओके मदाम, भला बंदा नाचीज़ की मजाल है जो आपकी इजाज़त के बगैर हिलकर पानी भी पी सके। वो भी 2 कदम पीछे होता, भरपूर अदाकारी करते हुए दुर्रे ने आँखें छोटी किए, घूर कर देखते हवा में सर झटका। अच्छा एक बात तो सुनती जाओ मेरी हिटलर बीवी। इसे रुख फेर कर जाता देख वो एकदम ही बोला था। क्या? सीने पर हाथ बाँधे लठमार अंदाज में सवालिया लहजे में पूछा गया था। यार वो क्या है ना कि तुम्हारी और मेरी शादी की खुशी में मेरी दोनों शहज़ादियों ने बाहर घूमने-फिरने का प्रोग्राम बनाया है, तो मैं इन्हें मना नहीं कर सका। धीमी सी आवाज़ में कान को जाकर कहता लहज़े में इंतहाई मिठास घोल कर मुद्दा बयान किया गया था जिसने तेज़ आँखें दिखाईं। क्यों भई, शादी मेरी हुई है तो फैसला भी मैं ही करूँगी मिस्टर टाविश। अब आप मुँह बंद करके कमरा नशीन हो जाएँ। मैं अपनी बेटियों से मिलने जा रही हूँ। और हाँ, मैं नाराज़ हूँ ये बात नहीं भूलिएगा। खुशमगीन निगाहों से घूर कर इंगत शहादत उठाकर तंबी लहजे में बोलती वो रुख फेर कर अपनी मुस्कुराहट जब करती कमरे से बाहर निकल गई थी जबकि वो नाश्ता करने के लिए पीछे से हाँक लगाना नहीं भूला था। उफ फाइनली तुम मेरी हो गई। दुर्रे की जानिब से मिलने वाले मुस्बत रिस्पॉन्स पर वो हल्का फुल्का होकर बेड पर गिरने के अंदाज में लेट गया था जबकि दिलो दिमाग पर एक अलग सी सरशारी कायम थी। दुर्रे और बच्चियों के साथ टाइम स्पेंड करने के चक्कर में वो ऑफिस से पूरे 1 हफ्ते के लिए ऑफ पर था। ज़रूरी काम वो ऑनलाइन तय कर रहा था। अपनी सोचों में गुम वो मुसलसल मुस्कुरा रहा था कि जब मोबाइल की बीप की आवाज़ पर वो चौंक कर मुतवज्जा हुआ जहाँ मैनेजर की ऑफिस से कॉल आ रही थी। हेलो हाँ, तकी बोलो। वो फ़ौरन उठकर बैठता संजीदगी से बोला। हाँ, अब बस मिस ज़ुरेश शिवा वापस नहीं आया करेंगी, मैंने तुम्हें बताया तो था। दूसरी जानिब से कुछ कहा गया जिसे सुनकर इसके माथे पर बल वाज़े हुए। जी, मैंने तला को समझा दिया है, वो नई सेक्रेटरी के लिए इंटरव्यू भी लेगा और फाइल मैंने इसी को दी है। 1 हफ्ते में मेरी गैर मौजूदगी में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इज़ दैट क्लियर? माथे पर गिरे बाल हाथ से पीछे करता वो कमरे से मुंसलिक सीढ़ी की जानिब बढ़ा था। ओके बाय। आज की तमाम मीटिंग्स की डिटेल मुझे मेल कर दो। अपनी मखसूस नशस्त संभालता वो मोबाइल ऑफ किए मेज़ पर रखी फाइल चेक करने लगा जो सुबह ही इसने ऑफिस से मंगवाई थी। दरहकीकत वो ये भी चाहता था कि दुल्हन-शहवार बच्चियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त गुज़ार ले। बज़ाहिर इसकी नज़रें फ़ाइल पर ही मरकूज़ थीं जबकि दिमाग साल पहले इस रात रहनुमा हुए वाक़ये में उलझ गया था, जिस रात वो दोनों नैनी जान पहली बार इसकी गोद में आई थी। ताबिश ने जल्दी से सर झटक कर माजी से पीछा छुड़ाया और फ़िलहाल इस तक बात को याद नहीं करना चाहता था और इससे मगर आसे कुछ सोचना भी नहीं चाहता था। इन दोनों की ही पहली मुलाकात पाकिस्तान के शुमाली इलाके नारान में हुई थी। वो एक मुतवासित घराने से ताल्लुक़ रखती थी, जबकि वो एक हाई क्लास रईस बाप की इकलौती लाडली औलाद था। इत्तेफ़ाक था कि वो दोनों ही अपनी-अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से नारान कागान घूमने आए हुए थे और वो दोनों का स्टे भी एक ही होटल में था। वो सुबह-सुबह के दिलफ़रेब मनाज़िर से आँखों को सैराब करती अपनी दोस्त की हमराही में सीने पर बाजू लपेटती मुस्कुराती हुई चल रही थी, जबकि कोई था जो इस पर काफ़ी देर से नज़रें गाड़ कर बैठा था। यार शाइस्ता, इस लड़के को देख मुझे ऐसा लगता है ये हमारा पीछा कर रहा है। हम जैसे ही होटल से निकले थे ये जब से हमारे पीछे आ रहा है। रुमेला ने एक खुश शक्ल नौजवान को अपने पीछे देख जो इनके साथ एक ही होटल में था, वो चौंक कर ठहरी। कौन? वो बेसाख्ता ही पलटी थी जबकि वैस ने गड़बड़ा कर नज़रें चुराई थी। शाइस की नज़र सामने गई तो वह नासमझी से इस लड़के को देखने लगी जो मज़े से नज़ारे देखने में मसरूफ़ हो गया। ब्लू जीन्स और शर्ट पर हल्के रंग का स्वेटर पहने वो गले में पड़े मफलर को हिलाने-झुलाने लगा था। शाइस और रुमेला दोनों की बेसाख्ता अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त की थी। मेरे ख़्याल में वो बेचारा होटल का रास्ता भूल गया है। जब ये हमारे साथ चल रहा है तुम ज़रा मुँह बंद रखो। ठीक है? इसने खश्मगीन निगाहों से घूरा तो वो कहका लगाकर अपने रास्ते चल पड़ी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? दुर्रे ने फिंग थीम से मैं कमरे के दरवाजे के ऐन सामने खड़े होकर पूछा, तो वो जो दोनों ड्राइंग करने में मसरूफ़ थीं, चौंक कर पलटीं। मामा, वानिया दौड़ कर करीब आई थी, इसके अंदाज़-ए-तख़ाब पर दुर्रे की आँख से एक आँसू टूटकर गालों पर फिसला था। मामा की जान, यहाँ आ जाओ मेरे पास। वो आँखें पोंछ कर मुस्कुराती आँखों से प्यार से बोली, तो वो झट इसमें समा गई थी। आपको मामा के पास नहीं आना? रानिया को हसरत भरी निगाहों से अपनी जानिब देखता पाकर वो मुस्कुराकर गोया हुई। रानिया के मासूम से चेहरे पर एकदम ही मुस्कुराहट सी खिल गई। आप हमारी न्यू मामा हैं। सुबह के वाक़ये के बाद वो इससे चिमटती तस्दीकी अंदाज में बोली थी। हाँ जी, मैं आपकी मामा हूँ। क्यों कोई शक है क्या? वो इसके बाल बिगाड़ कर शरारत से बोली तो दोनों ही बेसाख्ता मुस्कुरा उठी थीं। आप हमारे साथ डॉल से भी खेलेंगी ना? बानिया आँखों में जुगनू की सी चमक लिए इश्तियाक से बोली। कितनी हसरत थी इन मासूमों की निगाहों में, दुर्रे को बेसाख्ता ही प्यार आया था। बिल्कुल, मैं और हमारी बेटियाँ जो चाहें वो खेलेंगे। अब तो मैं हमेशा के लिए आपके साथ यहीं पर हूँ।
वो मुस्कुराई थी। सच्ची? वाओ मामा, मैं और रानिया आप तो खूब मज़े करेंगे। वो आँखें बड़ी किए पुरजोश सी बोली, हाँ जी बिल्कुल, मैं और हमारी बेटियाँ खूब मज़े करेंगे। वो आगे बढ़कर इसके सेब जैसे गालों को चटाचट चूमती मोहब्बत से बोली थी। मामा मैं भी। वानिया को प्यार करता देख रानिया भी जल्दी से आगे आई तो दुर्रेशवार किसी पुरानी याद पर बेसाख्ता मुस्कुराती हुई इसके गाल पर भी झुकी थी। जबकि कमरे के दरवाजे से टेक लगाकर खड़ी ताबिश ने ये खूबसूरत मंजर बड़ी दिलचस्पी से देखा था, जो अब इन दोनों के साथ बेड पर बैठी मुस्कुराती न जाने कौन सी बातें कर रही थी। लाख चाहने के बावजूद वो खुद को यहाँ आने से रोक नहीं सका था। दुर्शवार को अपनी बच्चियों के साथ इस तरह देख इसे अपना फैसला बहुत दुरुस्त लगने लगा था। सालों पुरानी ख्वाहिश थी जो हकीकत का रूप धारे सामने खड़ी थी। मुस्कुराकर नफी में सर हिलाता वो वापस पलट गया था। इसकी दोनों बेटियां और इसकी जिंदगी खुश थी। इसे और मजीद क्या चाहिए था भला? अस्सलाम वालेकुम मामा। शाम का वक्त था। वो पूल के पास खड़ा जेबों में हाथ फंसाए मोबाइल को कान से लगाए अपनी माँ से कॉल पे मसरूफ था। वालेकुम अस्सलाम। दूसरी जानिब से रूखा सा जवाब मौसूल हुआ था। आप कल रात मुझे बगैर बताए ही चली गईं। पूल के गहरे पानी पर नजरें जमाए वो संजीदगी से बोला, हाँ तो तुम्हें कौन सा माँ की मौजूदगी या गैर मौजूदगी से कोई फर्क पड़ता है? वो हमेशा की तरह बेमुरवत लहजे में बोली थी। फर्क पड़ता है मामा, जब ही आपको कॉल की है। वो सर्द लहजे में एहसास दिलाने वाले लहजे में बोला। अच्छा, क्यों अपनी मनपसंद बीवी से फुर्सत मिल गई तुम्हें? वो झट बात ही पलट गई थी। मामा प्लीज, वो आंखें मीच गया था। मामा की तो बात तुम्हें हमेशा ही नागवार गुजरती है। खैर मैं जरा मसरूफ हूँ, बाद में बात करूंगी। वो मजीद बात करने के मूड में नहीं थी। माँ, इसके अल्फाज लबों पर अधूरे ही रह गए थे। वो तासुफ से मोबाइल की ऑफ स्क्रीन को ही देखता रह गया था। हाँ भई, माँ बेटियों में सुलह हो गई है क्या? ताबिश मुस्कुरा कर कमरे में दाखिल हुआ था, जहाँ इन तीनों की जल तरंग बिखरी हुई थी। बाबा, यहाँ आए। आपको पता है, न्यू मामा हमें इतनी मज़े-मज़े की स्टोरीज़ सुनाई हैं। रानिया बाप को देख चहक कर बोली थी। रानिया मेरा बच्चा, न्यू मामा नहीं, सिर्फ मामा। वो इसे उठाकर गोद में बिठाकर दुरुस्तगी करवा कर बोला। दुर्शहवार मुसलसल मुस्कुरा रही थी। पिलो फाइट की वजह से इर्द-गिर्द में रुई बिखरी हुई थी। ओके बाबा, वो ताबेदारी से सर हिला गई। हाँ भई दुर्रे बेगम, तुमने मेरी मासूम बच्चियों को ज़्यादा तंग तो नहीं किया ना? वो साथ बैठी दुर्रे शहवार को देख शरारत से बोला। इसने घूर कर देखा। नो मामा, नो बाबा, आपको पता है मामा और हमारी बहुत दोस्ती हो गई है। मामा बिल्कुल भी सिंड्रेला की मामा की तरह नहीं है। रानिया चहक कर बोली तो ताबिश ने नासमझी से देखा था, जबकि दुर्रे शहवार का कहका बेसाख्ता था। रानिया बीबी, आपने क्या मुझे डायन समझ लिया था? वो पास बैठी वानिया को गोद में लिए शरारती लहजे में बोली थी। नो मामा, दोनों ने झट से नफी में सर हिलाकर इनकार किया कि कहीं मामा नाराज ही ना हो जाए। सच्ची? दुर्रे ने गाल खींच कर पूछा। मुच्ची, ताबिश मुसलसल मुस्कुरा रहा था। वैसे मेरी बेटियों ने तुम्हारे बारे में कुछ गलत भी नहीं सोचा। अब मैं इन्हें क्या बताऊं कि बंद कमरे में अभी इनके बाप पर कितना जुल्म हुआ है। पास बैठी दुरे शवार के कान में मायना खैर सरगोशी करता वो शरारत से बोला। ताबिश वो झट से पलटी थी जो मायना खैजी से आँख का कोना दबाता मुस्कुराहट जब्त कर रहा था। इसकी बेबाकी पर धड़कनें मुंतशिर हुई थी। बाबा हम आइसक्रीम खाने चले? रानिया जल्दी से गर्दन उठाकर बाप को देखती फरमाइशी अंदाज में बोली। नो, आपका गला खराब है। ताबिश ने घूर कर नफी की। प्लीज बाबा, वो जल्दी से खड़े होकर गले में बाहें डालती आंखें पटपटा कर लाड भरे लहजे में बोली। ताबिश चलते हैं ना, मेरा भी आइसक्रीम खाने का दिल चाह रहा है। वो वानिया को भी मुंतजिर निगाहों से देखता पाकर मुस्कुराकर सिफारशी लहजे में बोली थी। यार बच्चियां हैं ये, इन दोनों का गला खराब हो जाता है। ताबिश इससे समझाने वाले अंदाज में बोला। तो हम आइसक्रीम नहीं खाएंगे मगर लॉन्ग ड्राइव पर तो जा सकते हैं ना? वो झट से प्रोग्राम बनाकर बोली थी। ठीक है भाई, अब तीन गैंगस्टर लेडीज के दरमियान में बेचारा मासूम क्या कहूँ। ताबिश चेहरे पर मजलूमियत सजाए इंतहाई मासूम लहजे में कहा। हाहा। ताबिश हाशमी, मासूम और वो भी आप। सबसे पहला कहका इसकी बीवी का था, जबकि मामा को हंसता देख वो दोनों ही मुंह पर हाथ रखती मासूमियत से हंसने लगी थी। माँ के साथ मिलकर बाप का मजाक उड़ा रही हो शैतान। ताबिश इन दोनों को गुदगुदा कर घूर कर बोला। दोनों ही ऊंची आवाज में खिलखिलाई थी। यार देखो, मैं बता रही हूँ, ये लड़का मुसलसल तुम्हारी वजह से हमारे पीछे आ रहा है। वो होटल में बैठे चाय पी रहे थे, जब नजर सामने बैठे लड़कों के ग्रुप पर पड़ी थी, जिनमें से एक वैस भी था। छोड़ो ना यार, तुम क्यों बार बार देख रही हो? इसने घूर कर डपटा।
यार देखो तो सही कितना हैंडसम है। मुझे तो किसी बड़े घर का लग रहा है। रुमैला कपड़ों से लेकर हाथ पर बंधी घड़ी तक ब्रांडेड देख इश्तियाक से बोली। उफ चुप कर जाओ यार और बार बार इनकी तरफ नहीं देखो। वो यही समझेंगे कि हम इनके मुतालिक बात कर रहे हैं। शाइस्ता ने तेज नजर से घूर कर कुर्का। अच्छा नहीं देखती, वैसे मैं बता रही हूँ अगर वो लाइन दे तो प्लीज यार रिजेक्ट नहीं करना। रुमैला की आंखों में मुसलसल शरारत नाच रही थी। सुधर जाओ लड़की। इसने घूरा जबकि सामने मेज पर मौजूद शख्स की बेचैन नजरें अफवाक की इस नाजुक सी लड़की पर थीं। ताबिशर से बाद एक भरपूर शाम अपनी मुकम्मल फैमिली के साथ गुजरता। रात देर से घर वापस लौटा था। रात को डिनर के बाद वो चारों लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए थे जबकि रानिया और वानिया कुछ पहले ही बातें करते करते सो गई थी। रात 12 बजे के करीब गाड़ी एक झटके से पोर्च में आकर ठहरी थी। दुर्रे, मैं पहले वानिया को इसके रूम में लेटा कर आता हूँ, जब तक तुम यहीं गाड़ी में ठहरो। ताबिश सोती हुई वानिया को गोद में उठाकर हिदायत देता अंदरूनी हिस्से की जानिब कदम बढ़ाया तो वो सर हिला गई, जबकि वो इसकी गोद में सर रख के पक्की नींद में उतर चुकी थी। लाओ इसे मुझे दो। एहतियात से ताबिश इसकी नींद ना खराब हो जाए। वो भी साथ ही गाड़ी से उतरती फिक्रमंदी से बोली तो वो होले से मुस्कुराया। मुझे आपसे ज़्यादा पता है, न्यू मामा। एक कंधे पर रानिया को जबकि दूसरे हाथ से दुर्रे को अपने हिसार में लिए वो मुस्कुरा कर छेड़ता मेंशन में दाखिल हुआ था, जबकि वो शरारत से मुस्कुराता ताबिश को घूरते कंधे से सर रखती हम कदम हुई थी। दुल्हे सवार ने कमरे में आते ही सबसे पहला काम ड्रेस चेंज करने का किया था। अब वो आरामदेह नाइट सूट में मलबूस सिंगार आईने के ऐन सामने खड़ी अपने बालों में ब्रश फेरने लगी थी, जबकि दिमाग मुख्तलिफ सोचों में डूबा हुआ था। रानी और वानिया की सूरत दो नन्हे फरिश्तों को देख इसे आज दुनिया की सबसे कीमती दौलत मिल गई थी। बिलाशुबह ताबिश ने इसे अपनी जिंदगी में शामिल करके इसकी अधूरी साथ को मुकम्मल कर दिया था। क्या सोच रही हो जाना? वो ना जाने कब कमरे में दाखिल हुआ था। दुर्शवार जो अपनी सोचों के महवर में गुम थी, ये एकदम चौंक उठी थी। जो सिंगार आईने से टेक लगाए मुस्कुरा कर इसे ही देख रहा था। मैं सोच रही हूँ कि अल्लाह मेहरबान हो गया है मुझ पर। वो सामने खड़े शहजादे जैसे शख्स को अपना नसीब देख मसरूर सी मुस्कुराई थी। मुझ पर भी। वो करीब झुककर नाक में मुस्कुराता एक जज्ब के आलम में बोला था। बच्चियां सो गईं दोनों। चंद लम्हे यूं ही गुजर गए थे जब दुर्शवार की आवाज ने माहौल में छाई मायना खैज खामोशी को तोड़ा था। हाँ सो गई हैं। और अब तुम भी लेटने की तैयारी पकड़ो, हम सुबह की फ्लाइट से पाकिस्तान टूर पर निकल रहे हैं। वो कमरे से मुंसलिक ड्रेसिंग रूम में आकर वार्डरोब के स्लाइड डोर धकेलता ऊंची आवाज में बोला। ताबिश सुबह, मगर मैंने तो सोचा था कि कल हम मामा से मिलने जाएंगे। आज मैं बच्चियों की वजह से नहीं गई। इसके पीछे ड्रेसिंग रूम में आती वो जरा परेशानी से बोली। वो जो कपड़ों के सर दिए खड़ा था ठहर कर पलटा। कौन सी दुनिया में हो तुम लड़की? तुम्हारी मामा को आज शाम में ही तुम्हारे मामू आकर अपने साथ कोयटा ले गए हैं। ताबिश के इस अचानक इंकिशाफ पर वो मुंह खोले हैरत से दंग रह गई थी। क्या? मगर कब? मामा ने मुझे क्यों नहीं बताया? वो करीब आती मुंह बसोर कर बोली। हाँ, क्योंकि मामा की बेटी तो नाराजगियों से ही फुर्सत नहीं है। वो डोर वापस स्लाइड करके बंद करता अब टेक लगाकर रुख इसकी जानिब मोड़े खड़ा हो गया था। यानी ये पहले से ही प्लान था और मामा ने मुझे बताया भी नहीं। वो खफगी से बोली। देखो तुम फिर खफा हो रही हो। ताबिश ने एहसास करवाया। ऐसी बात नहीं है। वो फौरन मुकर गई। तो कैसी बात है मिसेस? जरा मुझे भी तो बताएं। वो आंखें चलाकर आईब्रो उठाकर बोला। कैसी भी बात नहीं है। जल्दी से चेंज कर बाहर आए, मुझे नींद आ रही। वो घूर कर सांस खारिज करती ड्रेसिंग रूम से बाहर आ गई थी, जबकि वो मुस्कुरा कर रह गया था। थोड़ी देर बाद ड्रेसिंग रूम से कपड़े तब्दील करता बाहर आया तो वो ग्लास विंडो के सामने हाथ में मोबाइल पकड़ कर खड़ी हुई थी। क्या हो गया? आंटी से बात नहीं हुई? आराम ने ट्राउजर शर्ट में मलबूस वो इसके साथ ही आ खड़ा हुआ था। नहीं, बहल जा रही है। फिर मुझे याद आया काफी रात हो गई है, मामा तो इस वक्त तक सो जाती हैं। वो पलटकर इसकी आंखों में देखकर जवाब देती सीने पर सर रख कर बोली थी। सही किया, सुबह बात कर लेना। वो भी इसके सर पर थोड़ी टेकाए मोहब्बत भरे लहजे में बोला, जबकि रात कतरा कतरा पिघलने लगी। ताबिश इसे अपने हिसार में लिए खड़ा था। इसकी संगत में रात की खूबसूरती को शिद्दत से महसूस करने लगा था, जबकि नजरें ग्लास विंडो के पार नजर आते पूरे चांद पर मरकूज थीं। एक नई सुबह, एक नया आगाज़। दुल्हन ने फजर की नमाज़ अदा करते ही सुबह-सुबह अपनी और ताबिश की पैकिंग कर ली थी। अब इसका रुख रानी वानी के कमरे की जानिब था। वो कमरे में दाखिल होती हौले से मुस्कुराई थी, क्योंकि दोनों ही बच्चियां पुरसुकून नींद सो रही थीं। कल वो वाकई बहुत थक गई थी।
वो मुस्कुराकर दोनों के माथे पर बोसा देती। ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ी थी, जल्दी-जल्दी तेज़ हाथों से पैकिंग करती। वो सारी तैयारी मुकम्मल कर चुकी थी। एक ही दिन में ज़िंदगी किस हद तक तब्दील हो गई थी। कल तक वो अकेली थी, अब इसके पास एक पूरी फैमिली थी, जिसमें इसकी 2 बेटियाँ भी शामिल थीं। रानिया गुड़िया चलें उठें जल्दी से, अभी रेडी भी होना है। विंडो के पर्दे साइड करती वो ऊँची आवाज़ में बोली, रानिया, वानिया गेट अप। दोनों ने सूरज की तेज किरणों पर मुंदी-मुंदी आँखें वाक की, जो रात देर से सोने के बायस सुर्ख पड़ रही थी। मामा मुझे नींद आ रही है, वानिया ने कंबल में मुँह छुपाया। मेरी जान फ्लाइट में सो जाना आप, पर अभी जल्दी से उठें शाबाश। वो दोनों को जबरदस्ती बिस्तर से निकालती जल्दी से बोली थी। मामा मैं आज अपनी पसंद का ड्रेस पहनूंगी। वो वॉशरूम में मौजूद वानिया दांत ब्रश करती ऊंची आवाज में फरमाइशी लहजे में बोली थी। जो दिल चाहे वो पहन लेना मेरी जान, बस जल्दी जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं जरा आपके बाबा को भी देख लूं। वो उजलत भरे अंदाज में बोलती कमरे से बाहर निकल गई थी। वानिया हमने मामा के लिए कोई गिफ्ट ही नहीं लिया। पिंक नाइट सूट में मलबूस वो दोनों बारबीज वॉश बेसिन के एन सामने खड़ी दांत ब्रश करने के साथ साथ अब बातें भी शुरू कर चुकी थी। वो दोनों अपने सारे काम खुद ही क्या करती थी, ताबिश ने इन्हें किसी का आदी नहीं बनाया था। हाँ, मगर हम मामा के लिए क्या गिफ्ट लेंगे? रानिया भी मुंह में पानी डालकर घर करती क्यूट सी आवाज निकालती पुरसोच अंदाज में बोली, यही तो समझ नहीं आ रहा। हम एक काम करते हैं, बाबा से हेल्प ले लेते हैं। बिकॉज़ बाबा नोज़ वेरी वेल अबाउट मामा चॉइस। वानिया ने चमकती आंखों से राय का इज़हार किया। ओह यस, बट हम मामा को सरप्राइज़ देंगे, ओके? दोनों की डिस्कशन अभी जारी थी, जभी कमरे से इनकी बेबी सिटर की आवाज़ समातों से टकराई। चलो जल्दी-जल्दी से बाहर चलो वरना हम लेट हो जाएँगे। फिर मामा और बाबा दोनों हमसे खफ़ा होंगे। वो अपनी उम्र के बच्चों से ज़्यादा समझदार थीं। दोनों ही की सोचों का रुख अब अपनी माँ की सरप्राइज़ गिफ्ट अरेंज करने की तरफ था। ताबिश, यार तुम अभी तक सो रहे हो? अभी मैं बच्चियों को उठाकर आई हूँ और अब तुम बच्चे बन गए हो। वो जैसे ही कमरे में एंटर हुई थी, ताबिश को कम्फर्टर में मुँह छुपाकर सोता देख जिद हुई। ताबिश उठो ना, सर पर खड़ी वो झुँझलाकर मुसलसल पुकार रही थी। ताबिश उठ जाओ जल्दी। इसे टस से मस ना होता देख वो झटके से कम्फर्टर उतार कर एक जानिब फेंक चुकी थी। क्या है यार, क्यों इतनी सुबह उठा रही हो? वो रुख पलट कर एक बार फिर सोने की कोशिश करने लगा। दुर्शवार के तो सर पर लगी और तलवों पर बुझी थी। उठो जल्दी, बदतमीज इंसान, रात को भी मुझे जल्दी उठने का बोल रहे थे और अब खुद बेहोश पड़े हो। दुर्रे एक घुटना बेड पर टिकाती इसके सर पर सवार हो चुकी थी। मगर क्यों? एक आंख का कोना खोल कर वो अभी भी गायब दीवानगी से ही देख रहा था। ताबिश, बहुत ही सस्ता नशा करने लगे हो तुम। यार कुछ देर में हमारी फ्लाइट है और तुम अभी तक बिस्तर में घुसे हुए हो। दुर्सवार ने एक बार फिर इसका चेहरा जबरदस्ती थाम कर कहा, जो आंखें खोलने की कोशिश में था, दिमाग में क्लिक होते ही एकदम से हवासों में लौटा था। क्या? ओह हाँ, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं यार? हम लेट हो जाएंगे। हड़बड़ा कर उठा वो सारा इल्जाम इसके सर डाल दिया था। क्या? मैंने नहीं उठाया? दुरे का मुंह हैरत की ज्यादती से पूरा खुल गया था। हाँ तो और क्या? अलार्म लगाकर सोना चाहिए था ना तुम्हें? तेजी से वॉशरूम की जानिब भागता वो मुसलसल इसे ही मरूदे इल्जाम ठहरा रहा था। मिस्टर ताबिश हाशमी, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं और मेरी बेटियां बिल्कुल टाइम पर उठ गए थे। लेट सिर्फ आप हैं। इसने भी पीछे से हाँक लगाना जरूरी समझी थी। हाँ तो इसमें भी ज़ौजा मोहतरमा आप ही की गलती है। वॉशरूम से बाहर आकर ड्रेसिंग रूम में जाता वो शरारत से बोला, वाह भई मतलब अपनी गलती तो किसी भी हाल नहीं माननी है। तुमने कमर पर हाथ रख वो साथ ही पीछे ही आ गई थी। जी नहीं, क्योंकि मुझे वक्त पर उठाने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। अपना ड्रेस लेता वो इसे जज करना हरगिज नहीं भूला था। तुम ना दुर मुसलसल एक ही गर्दान पर जब जबरदस्ती होकर रह गई थी। हाँ, पता है बहुत ही प्यारा हूँ। हवा के झोंके की मानने से छू कर दूर होता, वो वापस वॉशरूम में बंद हो गया था, जो अचानक हुई वारदात पर ठहर सी गई थी। अब मुरक्कबे में मत चली जाना, जल्दी से जाकर नाश्ता तैयार करवाओ, वरना तुम जानती हो, वरना फिर मैं ऐसे ही भूखा रह जाऊंगा, फिर रहना 2 घंटे भूखी। सर निकाल कर शरारत से बोलता वो एक आंख ब्लिंक करके बोला। वो नफी में सर हिलाती बड़बड़ाती हुई रानिया वानिया को देखते ही घर से कमरे से बाहर निकली थी। मतलब कौन कह सकता था इस शख्स की 2-2 बेटियां थी, जो खुद हर वक्त शरारत पर आमादा रहता है। मगर वो क्या जाने कि ताबिश हाशमी ने कई सालों बाद इसकी संगत में दोबारा से मुस्कुराना सीख लिया था।
मामा हम बिल्कुल रेडी हैं देखें। आज हमने सेम कलर ड्रेस पहनी है, आप भी इसी कलर की ड्रेस पहनिएगा। रानिया मानिया व्हाइट लाइटिंग वाली टी-शर्ट के साथ जीन्स का जंप सूट पहने, गोल्डन बालों की पोनी बांधे मुस्कुराकर इसके सामने आती फरमाइशी लहजे में बोली, वाह भैया आप दोनों तो बहुत प्यारी लग रही हैं। बल्कि मैं तो कंफ्यूज हो गई हूँ कि रानिया कौन है और वानिया कौन है। लबों पर उंगली रखती वो आंखें चलाकर पुरसोच अंदाज में बोली, हाँ हाँ हाँ, सच में मामा वो दोनों ही मोती की तरह चमकते दांत निकाल कर खिलखिलाकर हंसी थी। मुझ मगर अभी जल्दी से नीचे चले, नाश्ता करना है, हमें फौरन निकलना है। सामान वो पहले ही गाड़ी में रखवा चुकी थी, जो इतना ज्यादा भी नहीं था। दोनों को हिदायत देती वो साथ ही टेबल तक आए थे। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, ब्लैक पैंट पर लाइटनिंग वाली टी शर्ट पहने गीले बालों को पीछे सेट किए वो फ्रेश सा करीब आया था। गुड मॉर्निंग बाबा। दोनों ही एक जबान बोली थी, जिसने पहले झुककर इनका माथा चूमा था, फिर अपनी जगह संभाली थी। चले शाबाश, जल्दी से थोड़ा सा नाश्ता कर लें, फिर हमने निकलना है। ताबिश अपने लिए जूस निकालता बोला, इतनी सुबह सुबह नाश्ता करने की आदत नहीं थी। दुरेशवार एक गिलास इसकी जानिब बढ़ाया, जिसने खामोशी से थाम लिया था। जानता था सुबह का नाश्ता वो भी स्किप ही करती थी। बाबा हम पहले कहाँ जाएंगे? बेटा जी अभी हमारी कोयटे की फ्लाइट है, हमने पहले आपकी नानों से भी मिलना है। फिर इसके बाद जहाँ मेरी डॉल्स बोलेंगी वहां जाएंगे। ताबिश के इस इनकी अचानक इंकिशाफ पर इसने आंखें छोटी किए घूरा था, जो हमेशा ऐसे ही अन वक्त पर आगा करता था। मुझे पहले क्यों नहीं बताया ताबिश कि हम पहले मामा से मिलने जाएंगे? इसके ऊपर ही ऊपर प्रोग्राम तरतीब देने पर गुस्सा आया था। ये सरप्राइज था, मगर मेरी बेटियां कुछ पूछे और मैं ना बताऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो शरारतन ऐसे छेड़ने की गर्ज से बोला था। हाँ, तुमसे तो किसी को भी झूठ नहीं बोला जाता माँ सिवाय मेरे। इसने मुंह बसोर कर शिकवा किया। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, वो भी मज़े से बोला। अब ये बता दो हमारी फ्लाइट तो 8 बजे की है ना? इसने मुँह बनाकर कहा। नहीं, 10 बजे की है, फ्लाइट लेट है। ताबिश ने एक बार फिर बम फोड़ा। क्या? यार ताबिश में फ़िज़ूल में सुबह उठने के चक्कर में सारी रात सो ही नहीं। दुर्रे को गुस्सा आया था। तो कोई बात नहीं, जब तक मैं ज़रा 1-2 काम निपटा आता हूँ, जब तक तुम बच्चियों के साथ वक़्त गुज़ार लो। वो मुस्कुरा कर बोलता, सख्त ज़हर लगा था। कोई ज़रूरत नहीं है कहीं भी जाने की। मैं पागल हूँ क्या जो अल्ले सुबह से उठी बैठी हूँ और तुम जाने की तैयारी कर रहे हो? वो मान भरे अंदाज में गुस्से से बोली, अच्छा तुम्हारा मतलब है मैं घर ही रहूँ, मगर फिर वह आंखों में शरारत से मोए बच्चियों की मौजूदगी के बायस जुमला अधूरा छोड़ गया था। वो जानबूझकर अनसुना कर गई। रानिया वानिया चले शाबाश आ जाएं, हम बाबा के साथ बैट बॉल खेलते हैं। सुबह सुबह वर्जिश भी हो जाएगी। दुरेस के अरमानों पर पानी फेरती दोनों बच्चियों से मुखातिब हुई। याहू, मैं भी अपना बैट लेकर आती हूँ। रानिया चहकती हुई तेजी से बाहर निकली थी। हद हो गई है यार, अभी तो मुकम्मल सूरज भी नहीं निकला है और तुम्हें बैट बॉल खेलने की सोच रही है। ताबिश ने बच्चियों के जाते ही इसे नाराजगी से देखा। हाँ तो क्या हुआ? दुर्रे ने नाक से मक्खी उड़ाई। अच्छा तो फिर आ जाओ जरा मैदान में, खाली पेट तो वैसे भी तुमसे कुछ नहीं होता। वो इसे चिढ़ा कर बोलता बाहर की जाने पड़ा था, जो सिर्फ जबरदस्ती अपनी मनवाना चाहती थी। हाँ देख लेते हैं किसमें कितना है दम। वो भी मुस्कुरा कर इसके पीछे गई थी। खद्दर का थ्री पीस सूट पहने ठंड की शिद्दत के बायस दोनों हाथों को आपस में रगड़ती वो सुबह सुबह के पुरकैफ मंजर से लुत्फ उठाती हर जानिब बिखरी कुदरत की बड़ाई देख रही थी। जब भी किसी की पुकार पर बेसाख्ता चौंक कर पलटी थी। जी, वो पलटी तो वही लड़का खड़ा था, जिसका इसे अपने ताक़ुब का गुमान सा गुज़रा था। क्या आप मेरे साथ 2 मिनट के लिए आ सकती हैं? मुझे आपसे बात करनी है। वो पैंट की जेबों में हाथ फँसाए दिलकशी से मुस्कुराया था। ब्राउन हाथों में आँखों में एक अलग ही सा तासुर था। आपकी तारीफ़ वो मुकम्मल तौर पर इसकी जानिब मुतवज्जह हो चुकी थी। हमारी क्या तारीफ़ हो सकती है जनाब? तारीफ़ तो आप जैसे हसीन लोगों की होती है। वो शौक़ी से बोला तो इसके माथे पर बल नमूदार हुए। एक्सक्यूज़ मी, वो नागवारी लहजे में बोली थी। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, यहीं करीब में चाय का होटल है, वहाँ बैठकर बात करते हैं। वो इसे सुबह-सुबह अकेले देख पीछा चले आया था, मगर मुझे आपसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो नागवारी से बोली थी। अच्छा तो आप बात ना कीजिएगा, सिर्फ मैं कर लूँगा। वो मुस्कुराहट सब किए बोला, मिस्टर फ़ज़ूल मेरा वक़्त बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। खामोशी से अपना रास्ता लीजिए। अब तो मेरे सारे रास्ते आप ही तक आते हैं मोहतरमा। वो एक जज़्ब के आलम में बोलता 2 कदम नज़दीक आया था। क्या बदतमीज़ी है ये, दूर रहकर बात करें। और इर्द-गिर्द में सन्नाटा सा देख घबरा सी गई थी। बदतमीज़ी कहाँ है? मैं तो बहुत तमीज़ से आपको एक कप चाय की पेशकश कर रहा हूँ।
वो मज़ीद एक कदम नज़दीक हुआ था, जबकि वो घबरा कर 2 कदम पीछे हुई। खबरदार जो आइंदा मुझे मुखातिब भी किया तो अपने काम से काम रखो, समझे? हिम्मत शहादत उठाकर तेज लहजे में वार्निंग देती वो तेजी से पलटी थी। अरे रुके तो सही मिस हसीना। वैज ने बेसाख्ता ही आगे बढ़कर इसकी कलाई थाम ली थी। शायद इसका सांस तक रुक गया था। पहाड़ों के पार से निकलता सूरज हर जानिब अपनी ठंडी किरणें बिखेरने लगा था। क्या बदतमीजी है ये, हाथ छोड़े मेरा। वो जबरदस्ती हाथ घुमाती मुजाहमत करने लगी थी, जबकि हाथों में कपकपी बाजें थी। छोड़ दूंगा, मगर पहले आपको मेरे साथ एक कप चाय पीनी पड़ेगी। वो अपनी ही मनमाने पर तुला हुआ था। शाइस का हाथ बेसाख्ता ही उठा था और मुकाबिल के चेहरे पर निशान छोड़ गया था। चटाक थप्पड़ की आवाज और मुकाबिल का सर तासुर। इसके आगे हत्थों कलम घूम गए थे। गालों को छूती मखरूती उंगलियों की आवाज कानों में मुसलसल बाज गश्त कर रही थी, जबकि वो बेयकीन सा था। छोड़े मेरा हाथ और खबरदार जो आइंदा मेरे रास्ते में आने की जुर्रत दिखी तो। सख्ती से बोलती, अपना हाथ एक झटके से आजाद करवाती वो तेज कदमों से पलटी थी। पीछे खड़ा वैस खामोश रह गया था। ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई लड़की इसका हाथ झटक कर चली गई थी। यार हुआ क्या है बता तो सही। अगर इसी तरह मुसलसल रोती रहोगी तो मुझे कैसे पता चलेगा? वो होटल आने के बाद से मुसलसल रो रही थी। मैं नहीं जानती यार, तुम बस जाकर मैम से बात करो। मुझे आज ही घर वापस जाना है। वो दिल ही दिल में खौफज़दा हो गई थी। क्या? मगर क्यों? अभी तो टूर के 5 दिन बाकी हैं। वो हैरानगी से बोली। यार प्लीज़ मज़ीद कोई सवाल नहीं करना। मैं मज़ीद यहाँ नहीं रुकना चाहती। सुख पड़ती आँखों को बेदर्दी से रगड़ती वो हिचकियों से रोती थी। ओके, ओके रिलैक्स रहो। मैं करती हूँ कुछ। लब कुचलती वो खुद भी ठटक गई थी। हाँ, प्लीज़ जाओ और मैम को बोलो कि वो हमारा आज का बंदोबस्त करें। हिचकोले लेता वजूद बामुश्किल सँभालती वो अपनी हालत पर काबू कर चुकी थी, जबकि वो इसका कंधा थपकती हुई रूम से बाहर निकल गई थी। कराची टू कोयटा 2 घंटे की फ्लाइट से वो कुछ देर कबल ही दुर्शवार के मामू जान के घर पहुंचे थे, जिन्होंने पुरतपक अंदाज में इनका इस्तकबाल किया। नवंबर का शुरू था, ऐसे में कोयटा शहर में अच्छी खासी सर्दी थी। जब भी वो चारों आते ही कंबल में घुस गए थे। बाबा यहाँ कितनी सर्दी है ना। रानिया बाप के गले में बाहें डालकर बड़ी कपकपा कर बोली थी। वो तीनों एक ही में कमरे में थे, जबकि दुर्रे भी बाहर गई थी। मेरी जान को ठंड लग रही है, बाबा भी हीटर ऑन कर देते हैं। ताबिश ने आगे बढ़कर हीटर ऑन कर दिया था। बाबा मामा कहाँ चली गई हैं? वानिया घूम कर दूसरी जानिब आकर लेट गई थी। बेटा मामा अपनी मामा के पास हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगी, तो फिर हम बाहर चलेंगे, ओके? वो बहलाने की गर्ज से बोला। बाबा, वो एक बार फिर पुकार उठी। जी बाबा की जान, वो नरमी से बोली। दादी ने कहा था न्यू मामा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो सिंड्रेला की मामा की तरह गंदी है, मगर न्यू मामा तो बहुत अच्छी है। वानिया अपनी आदत के मुताबिक बात को ज्यादा देर तक खुद तक महदूद नहीं रख सकी थी। बेटा दादी जान बस ऐसे ही आपको डरा रही थी ताकि आप मामा को तंग ना करो, वरना मेरी जान तो इतनी प्यारी है, भला कोई आपको डिसलाइक कर सकता है? वो ताज्जुब से सोचता इसके माथे पर बोसा देकर बोला था। बाबा हमने मामा को सरप्राइज देना है, मगर हमें तो पता ही नहीं है मामा को क्या पसंद है, तो क्या आप ले देंगे? रानिया उठकर बैठती परेशानी से बोली तो ताबिश मुस्कुराया। मेरी जान क्यों परेशान होती हो? मामा को इतना प्यारा तोहफा मिल गया है और क्या चाहिए मुझे? रूम में दाखिल होती दुरेशवा इसकी बात सुनकर मुस्कुराती हुई बोली। मामा बट मैं और आनिया आपको सरप्राइज देना चाहते हैं। वो अपना राज फाश होने पर जल्दी से बोली, जो ताबिश की दूसरी साइड पर जगह बनाकर कंबल में ही आ गई थी। भाई मेरी बेटियां अगर तुम्हें कोई सरप्राइज देना चाह रही हैं तो तुम इन्हें बता दो तुम्हें क्या चाहिए। अब ताबिश ने मुदाखलत की। तो ये बात है। वो खुद से लगी रानिया को प्यार करती हुई बोली। दोनों ने जल्दी से सह हिलाकर तस्दीक की। मैं चाहती हूँ कि मैं और मेरी बेटियां आज घूमने जाएं, बहुत मजे करें और बहुत सारी पिक्चर्स बनाएं। ठीक है ना? वो इन्हें गुदगुदी कर कर बोली तो वो दोनों तेजी से मुस्कुराई थी। अच्छा चलें आप तीनों फ्रेश हो जाएं। मामी ने हम लोगों के लिए लंच तैयार करवा दिया है। वो याद आने पर सर पर हाथ मारकर बोली। ओके बॉस, तुम चलो, मैं अपनी दोनों बेटियों को लेकर आता हूँ। ताबिश इन्हें साथ ही लेकर उठा था। हेलो। हाँ बोलो लड़की, वो बेजारी से बोली थी। ये आपका बेटा तो बड़ा ही कोई जन्मरीत निकला। मेरी बारी में तो कभी नहीं ऐसा हुआ। कभी गली के नुक्कड़ तक साथ नहीं गया और अब शादी के दूसरे दिन ही हनीमून पर चला गया है। उर्वा को जैसे ही खबर लगी वो जभी से आग बगोला हुई घूम रही थी। तो तुम्हें क्या मसला है?
वो इसकी बीवी है। वो आईब्रो उठाकर बोली। वाह! बड़ी मोहब्बत आ रही है बहू की। वो तंजिया फुनकारी। काम बताओ लड़की। वो ज़िद हुई। आप बताएं क्या करना है, क्योंकि मैं अपनी बच्चियां किसी पराई औरत पर नहीं छोड़ सकती। मुझे अपनी बेटियां वापस चाहिए। कानूनी तौर पर भी अभी भी ताबिश की बीवी हूँ। मुंह में जबान घुमाती वो पुरसोच हुई। बेटियों की इतनी मोहब्बत आ रही है, जब वो छोटी थी तो छोड़कर भाग क्यों गई थी बीवी? वो भी सांप का हिसाब बेबाक करने बैठी। मेरी जिंदगी मेरी मर्जी। फजूल सवालों के जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ मैं आपको। वो 1 मिनट में इनकी इज्जत तो कौड़ी की कर गई थी। अच्छा, तो बीबी जो करना है खुद करो, मेरी तरफ से भाड़ में जाओ। वो भी गुस्से में खट से फोन बंद कर गई थी, जबकि वो खामोश स्क्रीन को घूरती दांत पीस कर रह गई थी। थैंक यू सो मच आंटी अंकल, यहाँ आकर सच में बहुत अच्छा लगा। नाश्ते से फारिग होकर ताबिश इनके साथ कुछ देर के लिए बैठक में ही बैठ गया था। बेटा, ये तो तुम्हारी मोहब्बत है, हमें भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वो खुशगवार लहजे में बोले थे। शुक्रिया। और बताओ बेटा, क्या मसरूफियात हैं? आपके वालिदैन कैसे हैं? दुर्शहवार के मामू खुशगफ्तार इंसान थे। अब ताबिश भी इनके साथ बातों में मसरूफ हो गया था। ताबिश में बच्चियों के साथ सोने जा रही हूँ। आप और मामू बातों से फ्री हो जाएं तो आ जाइएगा। वो इन्हें मसरूफ देख मुस्कुराकर कहती रूम की जानी पड़ी थी, जो इसे जागते रहने का इशारा करता अब खुद भी जल्दी बात समेट रहा था। कोयटा शहर के ऊंचे हैबतनाक पहाड़ों पर सूरज पूरी जाओ जलाल से नमदार हुआ था। ऐसे में ताबिश और दुर्शहवार दोनों बच्चियों के हमरा कोयटा शहर से दूर हना झील के लिए निकले थे। रास्ते में पड़ते सेब के बागात में कुछ पल के लिए ठहर गए थे। वहां का माली तो बहुत सख्त ही था, मगर मामू जान के इसरार करने पर वो मान गया था, मगर सख्त हिदायत थी कि वो इनके बाग के पेड़ों को हरगिज भी हाथ नहीं लगाएंगे। दूरे जानू, तुम्हें एक बात बताऊं। बच्चियां अपने नाना नानी के साथ आगे चली गई थी, जब भी वो साथ चलती अपनी महबूब बीवी से मुखातिब हुआ था। बताओ, वो एक सेब शरारत से तोड़ चुकी थी, जबकि ताबिश की गोरी का इस पर कोई खातिर खास असर नहीं हुआ था। शर्म करो लड़की, अभी इस पाक का मालिक बंदूक लेकर आ गया तो सर पर रखकर पैर रखकर भागना पड़ेगा। वो अभी एक सेब लेकर शरारत से बोला। अच्छा, तो ये किस खुशी में तोड़ा गया है? इसने घूरा। भाई, मैं तो बड़ा अमीर आदमी हूँ, ये पूरा बाग खरीद लूंगा। मगर तुम अपने बारे में जरा सोचो लड़की, क्या जवाब दोगी? वो मजे से इसके सेब जैसे भरे भरे गालों को टच करता शरारत से बोला। मैं भी बोल दूंगी, मेरा शौहर बहुत अमीर आदमी है, मैं भी खड़े खड़े ये सारे बागात खरीद सकती हूँ। वो भी मान भरे लहजे में बोली। सेब से एक बाइट लेती शरारत से मुस्कुराई थी। अच्छा, और अगर तुम्हारे शौहर ने तुम्हें बीवी मानने से इनकार कर दिया तो? इसकी कमर के गिर्द हाथ डालता वो शरारतन आईब्रो उठाकर सवालिया बोला। तो मैं इसका कत्ल कर दूंगी। वो भी आंखें चलाकर मजे से बोली। हा हा हा, वाकई पहले एक मक्खी तो मार लो तुम। वो इसके गाल पर प्यार करता इस्तेजाया मुस्कुराया। मक्खी को छोड़ो, तुम ये बताओ कि अब यहाँ से कहाँ जाने का प्रोग्राम है? वो इसके साथ साथ चलने लगी थी। वो अपनी बात करने का इरादा तर्क कर गया था। अपनी दुनिया में वो मोहब्बत से इसके गले में बाहें डालता खुद से करीब कर गया था, जो सरशारी से मुस्कुरा दी थी। शाइस्ता, जी मामा, वो चौकी। बेटा, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। लड़का अच्छा पढ़ा लिखा है, हम तो आजकल में हाँ करने का सोच रहे हैं। तुम क्या कहती हो? इसको झटका लगा था। किसका मामा? कौन है? आपने मुझसे पूछा भी नहीं। वो एकदम भर गई थी। क्या हुआ लड़की, बैठ जाओ आराम से। लड़के के बाबा तुम्हारे बाबा के पुराने जानने वालों में से हैं। वो नॉर्मल लहजे में बोली। अच्छा, मगर है कौन? वो पुरसोत सी थी। कल आ रहे हैं तुम्हें देखने, तुम्हारे बाबा ने कहा था तुम्हें बता दूं। वो मसरूफ सी बोलकर अपने किचन की जानिब बढ़ गई थी, जबकि पीछे वो सोच में रह गई थी। घर के डाइनिंग रूम में रिश्ते वाले मेहमान के साथ इस लड़के को बैठा देख वो मुसलसल परेशानी से लब कुचल रही थी। शाइस जानू, आ जाओ बेटा, तुम्हारे बाबा बुला रहे हैं। मामा की आवाज पर बजीर होकर रह गई थी। फिर चारों ने चार सर पर दुपट्टा दुरुस्त करती मेहमान खाने की जानी पड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम, धीमी सी आवाज में सलाम पेश करती वो वहीं करीब ही बैठ गई थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं बेटा आप? नफीस सी साड़ी में मलबूस खातून के सवाल पर वो हल्की आवाज में जवाब देने लगी थी, जबकि वह इसकी पुरशौक निगाहों का रुख इसकी जानिब था। भाई साहब, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। आप बताएं हम कब बारात लेकर आएं? वो तो कल ही बारात लाना चाह रहे थे।
इतनी जल्दी मेरा मतलब है हमें कुछ वक़्त तो दें। बेटी की शादी का मामला है। इसके बाबा खुशी से सरशार गड़बड़ाकर बोले थे। भाई साहब बेफ़िक्र रहें, हमें बस आपकी फूलों जैसी बेटी चाहिए और बस। वो मुस्कुराकर बोली तो दोनों ही मियाँ-बीवी ने नज़रों का तबादला किया था। चलें आप लोग अच्छे से सोच लें, मगर हम बारात इसी माह लेकर आएँगे, क्योंकि शादी के बाद बहस का इरादा बाहर शिफ्ट होने का है। वो इन्हें शशोपंत में मुब्तला देख बोली, इंशाअल्लाह। कुछ देर की बातचीत के बाद इन्होंने रुखसती चाही, जबकि शाइस का दिमाग इस शख्स पर ही अटक गया था, जो अपने माँ-बाप के साथ बैठा मुसलसल मुस्कुरा रहा था। अपने कमरे में बैठी वो मुसलसल परेशानी का शिकार थी, क्योंकि इसके माँ-बाप रज़ामंदी दे चुके थे। मगर वो इस शख्स से मिलना चाहती थी, मगर कैसे? शाइस, जब इसकी वालदा कमरे में दाखिल हुई थी। जी मामा। वो चौंक कर मुतवज्जा हुई। बेटा, वह शादी से पहले तुमसे मिलना चाहता है। वैसे तो हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है, मगर फिर भी अगर तुम कहो तो मैं भाभी को जवाब दे दूंगी। बाबा से पूछ लिया आपने? ईशान छंबा हुआ था। हाँ बेटा, इन्हें कोई एतराज नहीं है। ओके, मैं पहले एक बार मिलना चाहती हूँ। चलो ठीक है, शाम में तैयार रहना। वैज़ और भाभी जान आएंगे, तुम्हें शॉपिंग करवाने भी ले जाएंगे। वो मुताला करती वहां से निकलती चली गई थी, जबकि वो ताज्जुब ख़ैज़ अंदाज में सोचती, अब तक मखमसे का शिकार थी कि आखिर इसके बाबा इतने मॉडर्न कब हो गए थे कि किसी बात पर एतराज़ ही नहीं उठा रहे थे, या फिर पैसे की रेल पे हर ऐब को छुपा देती है। कराची की मशहूर फूड स्ट्रीट बंस रोड के एक मुनासिब से होटल में बैठे वो दोनों खामोश थे। वो इस तरह भी किसी कैफियत में मुसलसल अपने लब कुचल रही थी। लड़की, कुछ बोलोगी भी या यूं ही खामोश बैठी रहोगी? वैज ने शेख का गिलास इसकी जानिब बढ़ाते बात में पहल की थी। क्या मैं अपने घर रिश्ता भेजने की वजह पूछ सकती हूँ? शाइस ने सपाट से अंदाज में पूछा था। बिल्कुल पूछ सकती हो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और इस रोज़ भी यही कहना चाहता था, मगर तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। ब्लैक ड्रेस पैंट पर टी-शर्ट पहने वो संजीदा सी शख्सियत का मालिक, मुकम्मल वजाहत और शुजाअत के साथ माहौल पर छाया हुआ सा लग रहा था। मतलब ये शादी आप अपनी मर्ज़ी और खुशी से कर रहे हैं? वो आईब्रो उठाकर बोली थी। जी बिल्कुल, कोई शक? वो सीने पर बाजू लपेटते सवालिया आईब्रो उठाकर बोला। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो मुस्कुराई। खैर, मैं इस रोज़ के लिए शर्मिंदा हूँ। इस बार शाइस्ता ने भी नपे-तुले अंदाज में अपने अमाल पर शर्मिंदा होते माफ़ी माँगनी चाहिए। इट्स ओके, कोई बात नहीं। चलें, इस दोस्ती की खुशी में लंच करना तो बनता है, जब तक मामा को अपनी पसंद की शॉपिंग करने दें। वैस के मुस्कुराते लहजे पर वो भी हल्की-फुल्की होकर मुस्कुराई थी। रानिया बेटा, संभल कर चलो, आपको चोट लग जाएगी। वो सब इस वक्त कोयटा शहर की मशहूर हन्ना झील पर मौजूद थे, जबकि बच्चियां मुसलसल बोट में बैठने की जिद कर रही थी। बाबा, हमने बोट में बैठना है। इनकी जिद हो न हो कायम थी। बच्चे, हम अभी इससे आगे बहुत ही प्यारी जगह जा रहे हैं, वहां इससे ज्यादा पानी होगा और वहां तो आप आराम से नहा भी सकोगे। दुल्हन ने इन्हें प्यार से समझाया। सच में मामा? अपनी माँ की बात पर वो फौरन मान गई थी। बिल्कुल सच। चलें आएँ, हम बस निकलते हैं। वो सूरज ढलने से पहले उड़क पहुँचना चाहते थे, वरना ठंड में तो वो पानी में भी नहीं जा सकते थे। मैं देख रहा हूँ 2 दिन से ये दोनों मुझसे ज़्यादा तुम्हारी बातों पर अमल कर रही हैं। रानियों को गोद में उठाए ताबिश नाराज़गी से बोला था। हाँ, तो मेरी बेटियाँ हैं, मेरी ही बात मानेंगी ताबिश हाशमी। तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है? वो मगरूरियत से नाक चढ़ाती वानिया का हाथ थामे आगे बढ़ गई थी। पीछे वो सर पर हाथ फेरता मुसव्वर सा मुस्कुरा कर रह गया था। इन्हें तवक्को के ऐन मुताबिक उड़क के मकाम पर पहुंचते-पहुंचते शाम के 5 बज गए थे। ठंड के बायस नालियों में बहता चश्मे का पानी भी यकबस्ता हो गया था। जरा सी बदएहतियाती पर बच्चों की तबीयत बिगड़ जानी थी। कोयटा के बुलंदबाला आसमान को छूते पहाड़ों में से फूटता मीठे चश्मे का खुदा के करिश्मों में से एक है, जहाँ ऊंचे पहाड़ पर से एक धार से बहता हुआ पानी मुख्तलिफ साफ पानी की नालियों से होता हुआ पूरे शहर की पानी की जरूरत को पूरा करता है। कुदरत का ये दिलफरेब नज़ारा देखने के लिए अक्सर लोग दूर-दूर से आते हैं। रास्ते में गाड़ी रोककर वो कितनी ही जगहों पर से गुजरते चश्मे के पास रुक गए थे। हाथ-पैर गीले करने का शौक बच्चियां वहीं पूरा कर चुकी थीं। अब इनका इरादा जीप के ज़रिए पहाड़ चढ़ने का था, ताकि वो आखिरी मकाम वाली तंगी तक जा सकें। ताबिश, मेरे ख्याल में हमें घर चलना चाहिए। अभी 6 बज रहे हैं, ऊपर पहुँचते-पहुँचते जाने कितनी देर लग जाएगी। दुर्र शहवान ने करीब आकर परेशानी से कहा था।
बेफ़िक्र रहो यार, इसीलिए तो जीप ली है, बस जल्दी ही पहुँच जाएँगे। ताबिश ने मुस्कुरा कर इसकी परेशानी दूर की। अच्छा चलो फिर ठीक है, वो मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई थी। ओहो! बैड लक, यहाँ का तो दरवाज़ा ही बंद कर दिया उन्होंने। वो पहाड़ पर काफ़ी ऊपर आ चुके थे, मगर आगे रास्ता बंद देखकर मायूसी का शिकार हुए थे। यहाँ से मज़ीद बुलंदी पर जाने का रास्ता रात के साए गहरे होने के बाइस बंद कर दिया गया था। मेरी जान फ़िक्र नहीं करो, हम अभी खुलवा कर आते हैं। ताबिश मुस्कुराकर उतर गया था और कुछ ही देर की बाज़-पुरस के बाद वाक़ई लोहे का भारी दरवाज़ा इनके लिए खोल दिया गया था। याहू! बाबा आ गए। ताबिश को वापस आता देख वो दोनों खुशी से चहकी थी। दुर्शहवार मुस्कुरा कर रह गई थी। गाड़ी धीरे-धीरे से आगे बढ़ रही थी, जबकि कई मकामात पर इन्हें जंगली जानवर और पहाड़ी बकरे भागते हुए नज़र आए थे। अनगिनत यादें थीं जो दुर्रे अपने मोबाइल में महफूज़ कर चुकी थी। बच्चियाँ मुसलसल बुलंदी पर जाती गाड़ी के साथ अब शोर मचा रही थीं। दिल्ली तंगी की ऊँचाई से नीचे देखने पर मालूम होता कि इस वक़्त वो काफ़ी हाइट पर आ चुके थे। दुर्शहवार ताबिश को देख मुस्कुराई थी, जिसने इसका हाथ थाम कर लबों से लगाया था। मैडम सर तो इस वक़्त शहर में मौजूद नहीं है। कासिम साहब ने ब्लैक पैंट के साथ हल्की सी ग्रीन सिल्क की शर्ट पहने खड़ी उर्वा को देख आगाह किया, जो मुसलसल गुस्से के अंदाज में जिद कह रही थी। यूँ दरवाज़ा खोलो फ़ौरन, तुम 2 टके के मुलाज़िम अब मुझे मना करोगे। वो गार्ड और कासिम साहब को पीछे होने पर मजबूर करती, ज़बरदस्ती छोटे गेट से अंदर दाखिल हुई, जबकि गाड़ी में मौजूद इसका ड्राइवर और दोस्त बाहर ही खड़ा था। मैडम बात समझने की कोशिश करें, अभी सर और बेगम साहिबा घर पर नहीं हैं, आप प्लीज़ इनकी मौजूदगी में तशरीफ़ लाइएगा। कासिम साहब ने तहम्मुल मिजाजी से काम लिया था। शट अप! इस घर की बेगम साहिबा मैं हूँ, तुम्हारे सर की फर्स्ट वाइफ, रानिया और बानिया की मदर, समझे इडियट? वो गुस्से से पागल होती, तनफ़्फ़ुर से फनकारी थी। दरवाज़ा खोलो फ़ौरन, मेरी गाड़ी अंदर आएगी। वो अब गार्ड की जानिब मुतवज्जो हुई, जो परेशान दिखाई दे रहा था। मैडम प्लीज़ ऐसा ना करें। हमें सर की जानिब से परमिशन नहीं है कि हम किसी को भी अंदर आने की इजाज़त दें। कासिम साहब ताबिश को कॉल करने के लिए परेशान नहीं करना चाहते थे, जबकि ये खातून तो सर ही होकर सवार हो गई थी। शट अप! उर्वा इलियास बेग को अपने शौहर के घर में दाखिल होने के लिए तुम 2 टके के मुलाजिम की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, समझे? इंगत-ए-शहादत उठाकर वो लहज़े में बेपनाह हक़ारत समोकर बोली थी। मैडम देखें आप गलत कह रही हैं। वो ज़बरदस्ती गाड़ी में अंदर आती देख फिर से मिन्नत समाजत पर उतरा था। कॉल करो अपने सर को और इन्हें मेरे यहाँ आने की इत्तला पहुँचा दो। औरतनुमा आदमी सो कॉल्ड दोस्त को अपने पीछे आने का इशारा करती वो इसकी एक नज़र इसके बाद नज़रअंदाज करती सीधी घर में चली आई थी। क्या क्या बकवास है? कासिम तुमने इस औरत को घर में कैसे आने दिया? ताबिश को तैश ही आ गया था। क्या हुआ ताबिश सब खैर है? दुर्शहवार जो अभी कमरे में दाखिल हुई थी परेशानी से करीब आई, जैसे इसने आग के इशारे से हौसला रखने का कहा था। हो गए मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। कासिम साहब मज़ीद कुछ कह रहे थे जबकि वो दूल्हे की वजह से कॉल बंद कर चुका था। क्या हुआ कॉल क्यों बंद की? क्या कह रहे थे कासिम साहब? तुरेशवार की सुई अब तक वहीं अटकी हुई थी। कुछ नहीं कह रहे थे, तुम ये बताओ 4 दिन हो गए हमें यहाँ आए हुए, मगर तुम्हारा यहाँ से कहीं जाने को दिल ही नहीं कर रहा। वो बात का रुख घुमाता हुआ इसके गले में बाहें डालकर मसनूई खफगी से बोला। यहाँ इतना मज़ा तो आ रहा है सबके साथ। इतने अरसे बाद सब बैठे हैं तो बस मेरा दिल कर रहा है, पूरा 1 माह यहीं रुक जाऊँ। दुरेशवार आगे बढ़कर सीने पर सर रखती तमानियत से आँखें मीच गई थी। हाँ, सबका ख़्याल होता है माँ सिवाय मेरे। ताबिश ने रूठे से लहज़े में शिकवा किया। कितना झूठ बोलते हो तुम ताबिश, इतने दिन से तो तुम्हारा ही ख़्याल रख रही हूँ। वो हैरानगी के आलम में सर उठाती ताज्जुफ़ी लहज़े में बोली। हाँ, तो अपना ख़्याल रखने के लिए ही तो लाया हूँ तुम्हें। वो ज़बरदस्ती इसका सर वापस कंधे से लगाता मोहब्बत से बोला। अच्छा तो फिर बताओ, तुम्हारा कहाँ जाने का दिल कर रहा है? वो यूँ ही खड़ी मुस्कुराकर सवालिया अंदाज़ में बोली, वहाँ जहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा कोई कबाब पे हड्डी ना हो। ताबिश के कहने पर वो धीमे से मुस्काई थी। मतलब हमारी बेटियाँ भी नहीं। वो तो मेरी जान है, तुम्हें अलग कर सकता हूँ मगर अपनी जानों को नहीं। ताबिश ने झट अपनी मोहब्बत का इज़हार किया। हाँ, मतलब मैं तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। ना चाहते हुए भी इसे ये बात बुरी लगी थी, जब भी वो फ़ासला बनाती दूर हुई। बेवकूफ़ ऐसी थोड़ी कहा है, मगर मेरी बेटियों में मेरी जान बसती है। वो मुस्कुरा कर कहता बेड पर गिरने के अंदाज में लेटा। अच्छा अब खड़े होकर मुझे घूरो नहीं, बल्कि अपनी पैकिंग स्टार्ट कर लो। कल हम इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे, वहाँ मेरी एक ऑफ़िशियल मीटिंग है और बस फिर कराची। ऑफ़िस में एक मसला हो गया है और प्लीज़ बच्चियों को सँभाल लेना। आँखें बंद करता वो कनपटियाँ दबाने लगा था।
सब खैरियत है ना ताबिश? वो मुतफक्किर लहजे में बोलती ही नज़दीक आई। हाँ, मेरी जान सब ठीक है, बस तुम मेरी दोनों जानों को सँभाल लेना। वैसे भी वो आजकल बाप से ज़्यादा न्यू मामा की फ़ैन बनी हुई हैं। वो इसे अपने साथ गिराता हुआ शरारत से बोला था। तो तुम क्यों जेलस हो रहे हो? वो कोहनी के बल उठती हुई बोली। मैं क्यों जेलस होऊँगा? मैं तो बस अपनी बच्चियों के लिए फ़िक्रमंद हूँ कि कुछ अरसे बाद जब तुम इन्हें अपना असल रूप दिखाओगी डायनो वाला, तो मेरी बच्चियों का दिल टूट जाएगा, न्यू मामा का न्यू रूप देखकर। वो इसे छेड़ने की गर्ज से एक बार फिर शरारत से बोला था, जिस पर इसने दाँत पीसे। तुम मुझे डायन से तशबीह देना बंद करो ताबिश हाशमी। मैं वरना वो खड़ी होती कमर पर हाथ रखे इरादतन जुमला अधूरा छोड़ गई। वरना इसने आईब्रो उठाए। वरना मैं अभी बच्चियों को जाकर बताती हूँ कि तुम किस कदर ठरकी हुआ करते थे यूनिवर्सिटी के ज़माने में और शादी से पहले ठरकी बॉस बनकर इनकी न्यू मामा पर लाइन भी मारा करते थे। दुरे की फजूल सी बात सुनकर ताबिश का एक जबरदस्त सा कहका फिजा में बुलंद हुआ था। हाँ हाँ हाँ, सच में तुम ये बात हमारी बेटियों को बताओगी। अब ताबिश को इसे छेड़ने में मजा आने लगा था। हाँ बिल्कुल सच में, वो भी अपनी बात पर डटी हुई थी। चलो फिर ठीक है, देख लेते हैं किसमें कितना है दम। वो झट कपड़ों की नादीदा धूल झाड़ कर उठ खड़ा हुआ था। क्या? वो इसके अंदाज पर अवनक हुई। चलो बताना नहीं है बच्चियों को। वो शरारत से करीब झुकता आंख दबाकर बोला। तुम ना सुधर जाओ, शुरू से तुम्हारी यही फजूल हरकतें हैं। मेरा आधा खून तो तुम यूं ही जला जला कर खुश कर देते हो। वो जिद होती सीने पर हाथ मारती गुस्से से बोली। लो मतलब ये अच्छा है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा। ताबिश ब्लैक एंड व्हाइट के दौर की फिल्मों की हीरोइंस की तरह दुहाई देने के अंदाज में कहता पीछे गिरा था। आए बड़े तुम शरीफ कहीं के। वो मुंह बसोर गई। ताबिश ने दिलचस्पी से इसके एक एक अंदाज को देखा था, जो पर्पल टखनों को छूती पठानी फराक में हसीन लग रही थी। अब तो मैं वाकई कोई शराफत का मुजाहरा हरगिज नहीं करूंगा। सब्र कर जाओ तुम। वो एकदम बोलता हुआ झटके से उठा था, जबकि इसका इरादा भाप कर दुर्शहवान ने जल्दी से कमरे से बाहर की जानिब दौड़ लगा दी। कहाँ भाग रही हो डरपोक? पहले जरा दो दो हाथ तो करती जाती। वो पीछे से हाँक लगाना हरगिज नहीं भूला था, जो दरवाजे से चेहरा निकाल कर मुंह चढ़ाती से पुरानी वाली शरारती सी दुर्शहवा लगी थी। ये लड़की नहीं सुधरेगी, खुद तो बिगड़ ही रही है, साथ मेरी दो बच्चियों के बाप को भी बिगाड़ रही है। वो मुस्कुरा कर बालों में हाथ फेरकर शरारत से मुस्कुराया। मैडम सर ने कहा है आप गेस्ट रूम में रह सकती हैं, मगर कोशिश कीजिएगा इनकी वापसी से पहले पहले यहाँ से चली जाएं। वो ताबिश की हिदायत के मुताबिक इसके सामने खड़ा था। शट अप! अपने सर को बोल दो जल्द से जल्द वापस आएं, मुझे मेरी बेटियों से मिलना है। वो नागवार लहजे में बोली थी। मैडम ठीक है, मगर आप प्लीज मेरे साथ आएं। मैं आपको गेस्ट रूम में दिखा दूँ। वो एक बार फिर नरमी से बोले। ताबिश के रूम की चाबियाँ कहाँ हैं? वो आईब्रो उठाकर बोली। मेरे पास है, मगर मैडम आपको। वो गड़बड़ा कर कुछ बोलने ही लगे थे कि वो बीच से बात काट गई। मुझे ला कर दें, वो हाकमिया अंदाज में बोली। सॉरी मैडम, हमें सर की इजाज़त नहीं है और इनकी गैर मौजूदगी में हरगिज़ भी आपको इनके पर्सनल रूम की चाबी नहीं दे सकता। वो मुअद्दब अंदाज में सर झुकाकर बोले थे। तुम मैडम प्लीज मज़ीद तमाशा ना करें, वरना मुझे सर की परमिशन के तहत सोसाइटी की सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। वो गुस्से से लंबीच गई। दो कौड़ी का मुलाजिम बड़बड़ाती हुई वहां से निकलती चली गई थी, जबकि उन्होंने गहरा सांस भरा था। अजीब खपती औरत थी ये। बेटा थोड़े दिन और रुक जाती, आपके साथ बच्चियों के साथ इतना मजा आ रहा था। दूरी के मामू इनकी आज की फ्लाइट कंफर्म हो जाने पर जरा उदासी से बोले थे। इनकी एक ही औलाद थी जो शादी होकर 7 समंदर पार गई थी, और अब एक बहन की बेटी थी जिसके साथ वक्त गुजार कर इन्हें वाकई अपनायत का एहसास जाग उठा था। शुक्रिया तो मोहब्बत शुक्रिया, ये तो मोहब्बत है आपकी, मगर मैं पहले ही बच्चियों की ज़िद की वज़ह से काफ़ी दिन स्टे कर चुका हूँ। बस अब कराची वापसी लेनी है, बस अब आप आइएगा, इंशाअल्लाह। जल्द मेरा इरादा वलीमा करने का है, तो अब हम आपकी खातिर तवाज़ा करना चाहेंगे। ताबिश सर को ख़म देता मशगूल लहजे में बोला था। ज़रूर बेटा, अल्लाह पाक आपको खुशियाँ मुबारक करे। खैर से जाओ। इस बार मुमानी जान ने भी आगे बढ़कर दुर्शहवार का माथा चूमा, जो इसकी तलाक के बाद ख़ाइफ़ सी रहती थी। बस फिर इजाज़त दीजिए, कुछ देर में फ़्लाइट है, रास्ते में भी वक़्त लग जाएगा। वो मुलाज़िम को सारा सामान लाता देख उठ खड़ा हुआ। आंटी बस आप भी बहुत पहली। कराची पहुँचकर मैं जल्द आपको बुला लूँगा। मेरा
और रानिया-वानिया का तो अपनी नानी के बगैर अब दिल ही नहीं लगेगा। वो मुस्कुराते लहजे में राना बेगम के पास आकर बोला था, अरे नहीं मेरा बच्चा, ये तो तुम्हारी मोहब्बत है। बस तुम बच्चे खुश रहो, मैं अपने भाई के घर ही ठीक हूँ। अब दामाद के घर रहती अच्छी तो नहीं लगूंगी ना। वो इसके सर पर प्यार से हाथ रखती हुई मोहब्बत से बोली थी, दामाद क्यों, मैं आपका बेटा नहीं हूँ? इतनी जल्दी पराया कर दिया मुझे। वो मसनूई खमकी लहजे में समो कर बोला, बेटे ही हो मगर अब बस तुम मेरी बेटी और नवासियों को खुश रखो, बाकी सारी सोचें छोड़ दो। वो इसे मौजू पर से भटकाने के लिए बोली थी। जी अब यही मेरी ड्यूटी है। साथ खड़ी अपनी खूबसूरत सी बीवी मोहब्बत से देख वो दिलकशी से मुस्कुराया। ताबिश चलें? वो भी सबसे मिलती इसके नजदीक आई थी। हाँ चलो ओके अल्लाह हाफिज। और साथ आना चाहते थे मगर ताबिश इनकार कर चुका था। कुछ ही देर में अपने तमाम तर सामान की हमराही में वो अपनी मंजिल की जानिब गामजन थे। शाइस्ता और परवेज़ की शादी की तैयारियां उरूज पर थीं। आज शादी का दिन था, जबकि कुछ वजूहात की वजह से फ़िलहाल वलीमा मुलतवी कर दिया गया था। बारात में कम ही लोगों ने शिरकत की थी, जिनमें चंद एक परवेज़ के वालिद साहब के जानने वाले भी थे, जबकि तमाम तर अहबाब को वलीमे में बुलाने का इरादा रखते थे। निकाह के फौरी बाद रुखसती हो गई थी और शाइस्ता शम्स बाबुल की दुआओं के साए अपने पिया देश से भाग गई थी। कमरे में बैठे-बैठे इसे काफ़ी देर बीत चुकी थी, मगर बहस का अभी तक कोई पता नहीं था। अब तो कमर बेर करने लगी थी। जब भी वो तकिए का सहारा लेती, नींद दराज हो गई थी। ये घर और इस घर का कमरा इसकी सोच से ज़्यादा बड़ा था। वो जो इसने पहली नज़र में देखते ही किसी अमीर माँ-बाप की बिगड़ी औलाद समझा था, वो अंदाज़ इतना गलत भी नहीं था। इसका ताल्लुक वाक़ई एक रईस ख़ानदान से था। लेटे-लेटे कब आँख लग गई इसे खबर ही नहीं हो सकी। आँख तो किसी काँच की चीज़ के छनक से टूटने पर खुली, वो चौंक कर उठ बैठी। बहस क्या हुआ? वो इसे लड़खड़ाता हुआ आता देख परेशानी से उठकर इसके नज़दीक गई थी, जबकि वो ये बात नोटिस ही नहीं कर सकी कि इसने ड्रिंक कर रखी थी। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? पहली बार और ज़रूरत से ज़्यादा पी लेने के बायस वो अपने हवासों में नहीं लग रहा था। बहस तुमने शराब पी रखी है। वो करीब से उठने वाला भपका महसूस करती दुख और बेयकीनी से बोली, हाँ तो तुझे क्या है? वो बदतमीजी से बोला तो वो खौफज़दा पीछे हुई। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई थी मुझ पर हाथ उठाने की? जानती हूँ कौन हूँ मैं। आज तुम्हारी वजह से मैं अपने दोस्तों के सामने कितनी सबकी उठाई है कि मुझे परवेज़ अब्बासी को एक लड़की ने थप्पड़ मारा। वो बोलता हुआ अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और धड़ाम से दबीस कालीन पर गिर पड़ा, जबकि वो झटकों की जद में थी। निकलो मेरे कमरे से अभी और इसी वक्त। तुम बेवकूफ़ लड़की, अभी निकलो यहाँ से। वो मुश्किल खड़ा होता इसे कमरे से बाहर निकालने लगा था। मैं इस वक्त कहाँ जाऊँगी वैस? वो हवास भागता हुई, जहन्नुम में जाओ। वो होश में होता तो उसकी शायद समझ से काम लेता, मगर वो बिल्कुल ही मदहोश हो गया था। मैं बीवी हूँ तुम्हारी, वो मुसलसल रो रही थी। अच्छा, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। वो एकदम ही बोला था, मगर अपने लफ्ज़ों से इसके जिस्म से जान तक खींच गया था। वो जो बेयकीन पत्थर की हो गई थी, वैस ने एक झटके से इसे बाहर धकेल कर कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर दिया था, जिसकी आवाज़ एक बार फिर कानों में गूंजती इन्हें माज़ी से हाल में पटक चुकी थी। शाइस्ता बेगम क्या सोच रही हो? वो दूर से आती जानी-पहचानी आवाज़ पर चौंक उठी थी। इर्द-गिर्द देखा तो मंज़र बदला-बदला सा महसूस हुआ था। वो ना चाहते हुए भी अपनी ज़िंदगी के वो पुराने सालों को नहीं भुला पाती थी, जिसने पल भर में इनकी हस्ती को हिला कर रख दिया था। कुछ नहीं, आप कब आए? वो अपने शौहर को देख खुददिली से की कैफियत पर काबू पा चुकी थी। जब आप एक बार फिर अपने माज़ी में गुम थीं। सुपारी सूट में मलबूस इब्तिसाम साहब तासुफ़ी अंदाज़ में बोले थे। ऐसी कोई बात नहीं है, आप बताएँ क्यों पुकार रहे थे? वो अपनी आँखों में उतरी नमी साफ़ करती इस्तफ़सारिया बोली। कुछ नहीं, बहुत अरसा हो गया ताबिद से नहीं मिला। वो तो बहुत बड़ा हो गया है, माँ-बाप की याद ही नहीं आती। हम ही छोटे बनकर इसके पास चलते हैं। वो रंज की कैफियत से 2-4 बोले थे। औलाद के आगे तो बड़े-बड़े घुटने टेक देते थे, तो फिर वो क्या चीज़ थे। मगर वो अभी अपनी बीवी-बच्चों के साथ घूमने निकला हुआ है। वो भी हफ्ते भर पहले ही तो इनका निकाह हुआ है। ज़रा कुछ वक़्त ठहर जाएँ, फिर आराम से चलेंगे। वो रसानियत से गोया हुई। मतलब तुम दुर्शहवार परवेज़ अब्बासी को अपनी बहू मानने को तैयार हो गई हो। वो जैसे कुछ जाँचना चाह रहे थे। ज़ाहिर है, क्योंकि अब इसके अलावा कोई चारा नहीं। अगर मेरी औलाद को ही माँ की तकलीफ़ का कोई एहसास नहीं, तो फिर तो मैं भी खैर, अगर इस लड़की में है, तो इसकी खुशी में मैं खुश हूँ। वो दिल पर पत्थर रख कर कड़े दिल से बोली थी। चलो ज़रा लॉन की मरम्मत कर दें। कुछ दिनों से बहुत से पौधे खराब हो रहे हैं, मिलकर काट-छाँट कर देते हैं।
कुछ वक़्त साथ गुज़ार लेते हैं। वो इन्हें ज़बरदस्ती उठाकर अपने साथ नीचे ले आए थे। इंसान सारी ज़िंदगी अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए कमाता है और फिर एक वक़्त आता है कि यही दौलत किसी सांप की मानद इंसान को लम्हा ब लम्हा डस कर ख़त्म कर डालती है। जिस उम्र में इन्हें औलाद की खुशियाँ देखनी थी, इस उम्र में वो पेड़-पौधों के साथ वक़्त गुज़ारने पर मजबूर थे। जारी है।